लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने आखिरी दौर में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी है। तमाम स्टार प्रचारक बक्सर आ रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बक्सर में पूर्व IPS आनंद मिश्रा जो कि निर्दलीय खड़े हैं, उनका ये कहना है कि अपने स्टार प्रचारक वह स्वयं हैं और बक्सर के विकास के मुद्दों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि बक्सर में आज तक जो मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, उनके निराकरण के लिए किसी भी प्रत्याशी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। उनका ये कहना है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो निश्चय ही बक्सर की सूरत बदलेंगे, युवाओं का भविष्य बदलेंगे, महिलाओं को सम्मान और व्यवसायियों को सुरक्षा, बुजुर्गों को स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपनी IPS की नौकरी जब छोड़ के हम आए और यहाँ पे ये था कि टिकट मिलेगा हमें, बट टिकट नहीं मिला, तो लोगों ने एक नैरेटिव स्टार्ट किया कि अब ये हफ्ते भर में चले जाएंगे। फिर लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया 15 दिन में चले जाएंगे, इनको ले जाया जाएगा, बट हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया कि इनके लिए कुछ आ रहा है, कहीं बुलावा आ रहा है, कोई आ रहा है लेके चले जाएगा, 30 तारीख होते होते चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव आया, अब देखिए नॉमिनेशन कौन कौन भरता है पहले, उसके बाद बात की जाएगा। तो ये नॉमिनेशन तो पहले भरे, वो नहीं भरेंगे नॉमिनेशन, लेकिन हमने नॉमिनेशन भरा। फिर हुआ कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नैरेटिव चालू किया गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर नया नैरेटिव शुरू किया गया है कि अभी देखते रहिए, धीरे धीरे किसी एक पक्षधार हो जाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। तो लेकिन ये भी नहीं हो रहा, मैं अपनी पक्ष रख रहा हूँ, बक्सर का पक्ष रख रहा हूँ। तो ऐसे ही नैरेटिव्स के इस पूरे सिलसिला से गुजरते हुए अब हम 1 जून की तरफ आ गए हैं कि जबकि हम अपना क्रमांक संख्या 8 लेके, सेब छाप लेके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, और लोग अभी भी इस पे नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखिए इनको कितने वोट ही मिलते हैं। तो ये करते करते हम चुनाव जीत भी जाएंगे और ये नैरेटिव्स का सिलसिला बंद नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली अब मैं देखिए हमारे टीम का अकेला ही सूत्रधार जैसा मैं दौड़ रहा हूँ, हर जगह सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही का स्टार प्रचारक भी मैं ही हूँ, कैंडिडेट भी मैं ही हूँ, ऑर्गेनाइज भी मैं ही कर रहा हूँ, और साथ में हमारी टीम है जो सपोर्ट करी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाती। ये चुनाव जैसे ही शुरुआत उस पर हुआ तो लोगों ने हल्के में लिया, पहले हम लोगों को एकदम से रूल आउट कर दिया कि कुछ है ही नहीं। और आज एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अगर पेज खोल के देख लेंगे तो हर दूसरा पोस्ट हम ही को इंडिकेट करता नज़र आएगा, डायरेक्ट नहीं भी बोले तो हमारे बारे में ही बात करते हैं। फिर किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है एक निर्दलीय कैंडिडेट को रोकने के लिए, तो आप इससे भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और जब लोग सुनिश्चित हो जाते हैं कि उनकी हार पक्की है, तो मेरे ही नाम का मेरा ही एक क्लोन तैयार किया जाता है जो कि दूर दूर तक असली जीवन में मेरे जैसा नहीं है, उसकी फ़ोटो एडिटेड करके उसका एफिडेविट डलवाया जाता है। उसका नाम जो है वो उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन गलत एफिडेविट बना के उसका नाम मेरे नाम से मिला के डाला जाता है ताकि पब्लिक को भ्रम में डाला जा सके और गुमराह किया जा सके। तो इस तरह की हरकतों में जब इतने बड़े दल से आए एक प्रत्याशी करते हैं तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया है। अब बस अपनी राजनीतिक करियर को बचाए रखने के लिए उनका मेरा हारना उनके लिए ज़रूरी बन गया है, और इसलिए अब वो भी, क्योंकि उनका तो बक्सर से कुछ प्रेम नहीं, तो ज़रूर कैसा चाहेंगे कि बक्सर को एक अच्छा प्रत्याशी ना मिले, एक अच्छा कैंडिडेट ना मिले, और इसी बहाने वो अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी मित्रता भी निभा ले और उनको जिता के आगे बढ़ाए। और इसी में वो हम पे ही ब्लेम लगाए, क्योंकि अब हारेंगे तो किसी पे तो ठिकरा फोड़ना पड़ेगा, तो हम पे ठिकरा फोड़े कि इनके चलते हम हार गए। जबकि कहानी क्या है आप देख लीजिएगा, 4 तारीख के सब कुछ को सामने रखेगा। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया और ये समझ में आया कि जिसको भेजा गया है वो अपने घर में एक विधानसभा सीट वो खुद का हार चुके हैं, वो एक लूज़ कर चुके हैं, वो आके दूसरे जगह पे, हमारी जगह पे आके 6 विधानसभा से बना हुआ एक लोकसभा को जीतने के लिए वो दावा ठोक रहे हैं। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा जिससे मैं चार था, बाकी दलों की भी बात कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ ये जाने दूँ जिससे मुझे पता है कि वो हमारी धरती के लिए, हमारे क्षेत्र और हमारे लोगों के लिए वो कल्याण भाव से नहीं काम करेंगे, वो वहाँ का बस नेता बनना चाहते हैं, नेतृत्व नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारा तटस्थ होकर काम करना ज़रूरी। आपको पता होगा कि हमने ज़मीन पे काफ़ी मेहनत किया, हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने गांव में ये भी पूछ लिया कि
बेटा क्या आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो जो दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हो? तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो हमसे अभी तक छूट गए हैं। तो मैं लेकिन उनसे भी ये प्रॉमिस किया हूं कि मैं 4 तारीख के बाद सबसे पहले उन गाँवों को कवर करूंगा जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन अभी हम कल से एक सिलसिलेवार तरीके से 6 विधानसभा में हम जा रहे हैं, मास रैली करते हुए जाएंगे और जितने भी बड़े जगह है जहां भी अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ज़मीनी हकीकत आज के दिन में ये है, अगर आप कोई भी जाके एक सही तरीके से जानने की कोशिश करें तो हम लोग जीत रहे हैं चुनाव इस बार। और हम लोग जीत रहे कहने का मतलब तो ये बक्सर की जनता चुनाव जीत रही है। और जो लोग बक्सर की जनता, जो युवा हमारे साथ हैं, उन लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि ये लफुआ है जो हमारे साथ हैं और उसी लफुआ का वोट भी मांगते हैं, उसे लफुआ कहते हैं और ये नहीं समझते कि ये लफुआ को लफुआ किसने बनाया, 10 साल से कौन राज कर रहा था। तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं और उन्हीं लफुआ के माँ बाप से भी वोट मांगते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन में हम आ गए जहाँ पे इस ज़मीन की अस्मिता की लड़ाई है, हमारे सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये युवा जिसके लिए मैं एक सफलता का रास्ता देख के आया हूँ, मैं जहाँ पे खुद एक सफल व्यक्ति रहा हूँ अपने जीवन में, मैं वहाँ से अपनी जगह को छोड़ के आया हूँ ये सोच के कि मैं इस सफलता की कुंजी को अपने भाइयों में, अपने बहनों में बांटूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वहीं लोग जो अपने जीवन में असफल रहे हैं हमेशा, वो दावा ठोक रहे हैं कि वो नेतृत्व करेंगे। असफल लोग हमारे लोगों को असफल बनाने के नेतृत्व करने के लिए आए हैं और ये बरगलाया जा रहा है लोगों को कि आप हम आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो राजद जीत जाएगा। मतलब उन्होंने लगता है ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है क्या, कि जब आप आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो आनंद मिश्रा जीतेगा, राजद कैसे जीतेगा। तो ये बात लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है। युवाओं को समझते हैं कि ये 100 रुपये दे देंगे, उनको टी शर्ट पहना देंगे, गमछा दे देंगे तो युवा उनके चक्कर में बरगला जाएंगे। ये नहीं समझते कि हर बार जब इलेक्शन आता है, हर बार जब चुनाव आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कई लोग आए करके गए, अभी और कई लोग आएंगे जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं। उनके ही पुराने वीडियोज़ हैं जिसमें वो लोग कहते नजर आएंगे कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज आके ऐसी बात करती है और वही लोग आके यहाँ पे चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें करेंगे। तो पिछले उनसे ये भी पूछने की ज़रूरत होगी कि पिछले 10 साल से तो आप यहीं थे, तो आपने क्या किया इन 10 सालों में। हमेशा चुनाव के वक्त क्यों आप आके प्रोमिसेस करते हैं कि अब अगला 5 साल मैं ठीक कर दूंगा। तो इस तरह से ना बरगलाएं। और अंतिम बात करके मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा कि ये जैसे बचपन में आपने कहानियाँ सुनी होंगी ना कि लोगों को डराते थे बच्चों को कि बुढ़िया माई पकड़ के ले जाएगी, बाबा झोला में भर के लेके जाएंगे। वैसे ही आज यहाँ की जनता को और यहाँ के वोटर्स को डराया जा रहा है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो वो आपको लिए बुरा कर देगा, वो आपके लिए गुंडा राज ले आएगा, जंगल राज ले आएगा। अरे भाई साहब, मैं एस्टैब्लिश पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मुझे आने तो दीजिए, मैं देखता हूँ मेरे रहते कौन यहाँ जंगल राज और गुंडा राज लाता है। मुझसे बेहतर सेफ्टी सिक्योरिटी कौन दे सकता है बक्सर के लिए? मुझसे बेहतर कौन वो आदमी होगा जो विकास के लिए एक एजेंडा खड़ा करके और उस पर एग्जीक्यूट करने की भी एबिलिटी रखता होगा? ऐसा कौन प्रत्याशी आज के दिन में है जो लोगों के साथ ज़मीन पे जाके मिलता है, ज़मीन पे उनके साथ जुड़ता है और उनकी ज़मीनी हकीकत को अपनी हकीकत मान के उसके लिए काम करने को तैयार है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए, वो अपना सब छोड़ के आया है अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए? ऐसे प्रत्याशी को डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, लोगों को बरगलाने की कोशिश कि आपको हम उठा के लेके जाएंगे, है ना, और आप लफुआ लोगों के साथ घूम रहे हैं और लोग मतलब आप इनको वोट देंगे तो कोई और जीत जाएगा। तो मुझे लगता है ये सरासर ही ये एक गुमराह करने का पॉलिटिक्स है। और यही नहीं, मैंने इस पे भी जो कंप्लेंट डाला है, जो एक मेरे नाम का ही एक बंदा और खड़ा कर दिया गया है जिसने कि अपनी फ़ोटो एडिट की है, मेरे जैसा गमछा बंधवाया गया उसको, उसका हेयर स्टाइल दूर दूर तक मेरे सामने मेरे जैसा एडिट करके हेयर स्टाइल डलवाया गया। मैं मुस्कुराता हूँ तो उसको हंसा के फ़ोटो खींचा गया है, जिस फ़ोटो को आप देखेंगे सामने उन भाई साहब को हंसवा के देख लीजिए, वो शायद हंसना भी ना चाहे। और उसके अलावा आप उनको सामने खड़ा कर लीजिए, वह तस्वीर दो अलग। इस पर मैंने कंप्लेन भी किया है, ECI को भी कॉपी दिया, ऑब्जर्वर को दिया है, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, जिनमें इन भाई साहब का नाम है आनंद कुमार मिश्रा। इनके जो पैन कार्ड के डिटेल्स है इनकम टैक्स से, एक फ़ोन कॉल में आपको मिल जाएगा। वो वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपके जो लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे इनसे आप वेरीफाई कर लिए, एक झटके में, एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई है कि एक आदमी अपना नाम बदल देता है और गलत एफिडेविट डालता है और उस पर वो जाके वो लोगों को, पब्लिक को बरगलाता है। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात का संज्ञान ले रहा है? तो ये चीज़ देखने की बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2 ऐसे मेरे सिपाही मित्र हैं जो कि कहीं और है, वो फ़ोन करके बोले कि भैया गलती हो गई। मतलब कि क्या गलती हो गई? भैया गलती ये हो गई कि हमने एक दूसरा आनंद मिश्रा को वोट दे दिया। मतलब कि बाद में हमें पता चला कि वो एक 7 नंबर पे आपका, हमें सुना था कि आप 7 पे आएंगे, बाद में
क्रमांक संख्या भी बदल दिया गया था। तो उस पर मैंने देखा, वो देखने में एकदम आपके जैसा था, आनंद मिश्र ही लिखा था, तो हमें लगा कि वो आप ही हैं। और उसमें कोई सिंबल नहीं था, बैलेट पेपर में सिंबल भी नहीं था, सिर्फ नाम दे के छोड़ दिया गया था। तो हम कन्फ्यूजन में हमने तो उसको डाल दिया। अब हम क्या करें, आप डीएम साहब से बात करिए, आप हमारा चेंज करवाइए। मैंने कहा बाबू ये तो नहीं होगा। तो देखिए ये बरगलाने की कहानी शुरू हो चुकी है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ की जनता को क्या अपनी एक सच्चाई से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हक नहीं बनता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो बेस्ट, मैं कहता हूँ आपको, मैं एक आदर्श कानून व्यवस्था बनवा के आपको बक्सर में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। स्पेशली हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं, जो वाणिज्य के साथ जुड़े हुए बंधु हैं, जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए किसी दिल में एक जगह रखते हैं, उन्हें ये समझना बहुत मैं उनके लिए अपील करूँगा कि आप ये समझिए कि आपकी सुरक्षा का बेस्ट दायित्व कौन ले सकता है, क्योंकि आप ज़मीन पे आपको सुरक्षा चाहिए, किसी पार्टी विशेष से सुरक्षा आपको नहीं मिलता। और युवाओं को बहुत प्रभावित किया है, ऐसा क्या है कि अभी एक बुजुर्ग वर्ग को प्रभावित नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं बताऊं, ये एक नैरेटिव अगेन बनाया गया है कि युवाओं को प्रभावित। आप आइए हमारे साथ ज़मीन पे, आप देखिए, वृद्धों को देखिए, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, आप आके ज़मीन पे देखिए किस तरह से मुझसे जुड़ते हैं, रोते हैं, मुझे बिलखते हैं, पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं। युवा आपको नज़र इसलिए आता है कि वो इंजन है समाज का, वो आगे आगे चलता है, वो नारे लगाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि डेडिकेटेड सो कॉल्ड आपके कार्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है किन्हीं पार्टियों के झंडे उठाने में। वो अब डरते हैं इस बात से कि पूरी ज़िंदगी जिस आइडेंटिटी के साथ बिता दी, अब लास्ट में कहीं वो परिचय ना छिन जाए। इससे अनमने भाव से कल शाम की एक मीटिंग में आपको बताऊँगा कि एक शाम की कल मीटिंग में एक भाई साहब जो कि कहते हैं कि मैं दिया छाप के टाइम से हम साथ में हैं, जनसंघ के टाइम से साथ में हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए अब साथ में हूँ क्योंकि हम अब क्या करें, कहाँ जाए, इतने साल का परिचय कहाँ नष्ट करें। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारी बात यही रही भाई साहब, आपको बताऊं कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई, ये सारी जिम्मेदारी हमने ली है और सारे वर्ग को हम साथ लेके चल रहे हैं। गंगा में नहाने देखिए, इतनी महिलाएं आती हैं, आप आइए रामरेखा घाट पे देखिए, कपड़े बदलने का फैसिलिटी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से लेके उनके जो स्वास्थ्य के इश्यूज़ हैं, महिलाओं की पढ़ाई की इशू है। आप ये अगर सर्वे रिपोर्ट्स कुछ उठा के देखेंगे तो हार्डली 33% से ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं हमारी जो 10वीं के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है उनको समाज में। तो हमारे इतनी बड़ी एक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्यों ना हर ब्लॉक में हमें कॉलेज खोल सके, जहाँ से कि हमारी बेटियों को दूर जाने का झमेला ना सहना पड़े, और हमारे जो पेरेंट्स या जो बुजुर्ग हैं उनको ये तकलीफ ना हो कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में हमें काम करना है। हमारे यहाँ पे बक्सर में आपको जान के हैरत होगा इस बात को, अभी भी हम कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस हो रहे हैं। हमारे समाज में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ये मेरी नज़र में आया है, कम उम्र में शादी हो रही है, बहुत कम उम्र में बच्चे हो रहे हैं, इससे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, सामाजिक इश्यूज़ आ रहे हैं, और हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको बढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सिलाई कढ़ाई करके बच्चियाँ जो हैं उनको उतने में करके शादी करा दी जाती है, उसके अंदर छुपा एक फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, इस पर किसी का चर्चा नहीं है। हमारी बेटियाँ अच्छा स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन उनके पास एक खेलने का सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हम महिलाओं को साथ लेके चलते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, मैं दिव्यांग जो हमारे समाज के हैं, मैं उन पर भी ध्यान रखा हूँ। हमारे बाकी और भी समाज के अलग अलग वर्ग, फॉर एग्जांपल शिक्षक पे मैं उनका बता रहा हूँ, मैं इस अपने चुनाव के बाद मैं उनका माउथ पीस होकर निकलने वाला हूँ कि जब तक आप शिक्षा सुधारने के लिए शिक्षक की अवस्था नहीं बेहतर करेंगे, अब हमारा शिक्षा नहीं सुधर सकता। इस तरह से मैं समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलता हूँ। इसीलिए मैं कई बार आपको कहा कि हम निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय है। यहाँ से चकबंदी के प्रॉब्लम से शुरू होता है, जहाँ पे आप ज़मीन, हम जब हरित क्रांति का सपना लेके मैं भी आया हूँ किसानों के लिए, लेकिन यहाँ चकबंदी, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स के जो इशू है, ये इस पे हम ज़रूर, इस पे भी हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। और राइट फ्रॉम जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक गाइडेंस है जो हमारे किसानों के पास, आप यहाँ पे खाद भर देते हैं लेकिन उनको सब ठीक से समझाते भी नहीं, कौन सा खाद कैसे डालना है, कौन सा हमारा जो बीज है, सही क्वालिटी का बीज कहाँ से लाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है।
नहर का प्रॉब्लम देखिए, नहर खुदे हैं, आधे नहर, पानी नहीं आता नहर में। आपके पास बिजली का प्रॉब्लम है, आप सिंचाई जब करने जाते हैं आप बिजली के प्रॉब्लम से आप अपनी ठीक से सिंचाई नहीं कर सकते। जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का इशू चल रहा है वो तो एक साइड में चल रहा है, जिसके चलते उन्हें बार बार तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ आप देखिए कि आप जब कटाई कर भी लेते हैं तो आपके पास रखने का, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं दिया गया हमारे किसानों के लिए। कोई ऐसा सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है, कोऑपरेटिव सिस्टम्स हमारे खेतों के लिए इस तरह से आज तक हम डेवलप नहीं कर पाए कि एक समूह किसानों का मिलके इस तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ काम कर सके। तो स्टोरेज का इशू है। उसके साथ आपको पता होगा कि हमारे पास मंडी तक नहीं है हमारे किसानों के लिए, जहां जाके वो अपनी सही उचित मूल्य में अपना सामान बेच के आ सके। स्टोरेज नहीं होने और मंडी नहीं होने कारण से अभी रिसेंटली मान लीजिए जो गेहूं का कटाई हुआ, लोग 2200 रुपये में अपनी गेहूं बेच के आए हैं, जो कि थोड़े दिन रख लेते तो हो सकता है 3700 4000 तक का उनका रेट जा सकता था। अब इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ किसान का, तो ये पूरा जो हमारा किसान के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कागज़ में सब दिखता है, ज़मीन पे नहीं है। तो यही मैं शुरुआत में आपसे जो कहा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको किस तरह से हम धरातल पे ठीक से ला सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे और इसमें किसानों का बहुत बड़े लेवल पे इनके लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आखिरी 7 दिन बचे हुए हैं, लोग यहाँ आपको बरगलाएंगे, लोग आपको, इनफैक्ट मेरा हो सकता है कि AI से वीडियो भी बना के कुछ ऐसी आपके सामने पेश कर दिया जाए कि मैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है या इनको सपोर्ट। आप बिल्कुल मेरी बात, मैं भी आके अगर आज से कोई भी नेगेटिव बात करता हूँ मत मानिएगा, वो मैं नहीं हो सकता हूँ। हम लड़ाई में आगे हैं, हम जीत रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ाई में हैं। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि ये मारीच यहाँ पे हुआ करते थे, ये सब मारीच रूपी बन गए हैं यहाँ पे आज के राजनेता, और ये आपको ठगने की कोशिश करेंगे, आपकी पवित्रता, आपकी सरलता को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचना है और सीधा क्रमांक संख्या 8 पे सेव निशान पे हमें अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करने के लिए उस पर बटन दबाना है, ताकि अगले 5 साल तक आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ, हम साथ मिलकर काम करें और कोई आपको दबा ना सके अगले 5 साल तक। आपने सुना पूर्व IPS निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा ने यह भी कहा कि बक्सर में उनके खिलाफ जो साजिशों का दौर चल रहा है, उससे ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम समय में कोई फेक वीडियो बने, कोई AI जनरेटेड वीडियो बने और ये कहा जाए कि वह किसी के पक्ष में बैठ गए हैं। तो उन्होंने यह भी अपील की कि अगर उनके जैसा दिखने वाला चेहरा या स्वयं वही आके कहें कि वो किसी प्रत्याशी के पक्ष में बैठ गए हैं तो इसे नहीं माना जाए और इसे फेक मानते हुए मतदान उनके ही पक्ष में किया जाए। बक्सर से चंद्रकांत निराला।